नमस्कार दोस्तों। इस बार आईएएस प्रीलिम्स के लिए 2020 में हम कुछ एमसीक्यू की श्रृंखला लाने जा रहे हैं, जिससे जो लोग प्रारंभिक परीक्षा में प्रीलिम्स में अपीयर होते हैं, वो कहाँ-कहाँ छोटी गलतियाँ कर पाते हैं और किस तरीके से आईएएस में ख़ास तौर पे सवाल आते हैं, वो आपको मदद मिलेगी। और हमने शुरुआत की है पार्लियामेंट से, और पार्लियामेंट से इसलिए कि पार्लियामेंट एक बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। और अभी अगर ट्रेंड देखा जाए तो पिछले 2-3 सालों में पार्लियामेंट से प्रश्न पूछने की संख्या बढ़ी है। तो ज़रा आप देखिए कैसे बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, कहाँ पे हम गलतियाँ कर देते हैं। अब जैसे पहला सवाल है कि मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल आर प्रोवाइडेड ओथ एंड अफर्मेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय। तो सामान्यतः अगर सामान्य तरीके से देखेंगे तो आपको उत्तर निकल जाएगा प्रोटेम स्पीकर, क्योंकि सामान्यतः हम ये मान के चलते हैं कि प्रोटेम स्पीकर ही शपथ दिलाता है। लेकिन व्यवहार में सच बात है, लेकिन ध्यान में देना है, अगर यहाँ पे लिखा होता कॉन्स्टिट्यूशन के बजाय अगर ये शब्द पॉलिटी लिखा होता, प्रैक्टिकली लिखा होता, तो फिर प्रोटेम स्पीकर का ऑप्शन सही होता। लेकिन जब एग्जामिनर ने कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का प्रयोग कर दिया, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट, सी। सी इज अ करेक्ट आंसर। क्योंकि आपको हम याद दिला दें कि जब हम प्रेसिडेंट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बात लिखी गई है कि लोकसभा सदस्यों को राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा, और राष्ट्रपति स्वयं या अपने माध्यम से, अपने किसी और माध्यम से उसे शपथ दिला सकता है। तो करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन सी। अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरे प्रश्न में लिखा हुआ एन इशू बिलोंगिंग टू अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। अब आप ये बात ध्यान में रखेंगे किस तरीके से एग्जामिनर प्रश्न को घुमाता है। तो आप देखेंगे जो कीवर्ड क्या है, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। और आप जानते हैं कि हमारी पूरी पार्लियामेंट्री सिस्टम में अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के इशू पे कॉलिंग अटेंशन मोशन भी लाया जाता है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव उस पे लाया जाता है, एडजमेंट मोशन भी लाया जाता है। लेकिन एडजमेंट मोशन और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अलावा अगर कोई और अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के इशू पे लोकसभा में उठाया जा सकता है तो क्वेश्चन आवर तो है नहीं, और उसका आंसर होगा शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये देखिए हाफ एन आवर डिस्कशन तो होगा नहीं, क्योंकि हाफ एन आवर डिस्कशन उन मामलों पे होता है जहाँ पे क्वेश्चन आवर के बाद भी और क्लेरिफिकेशन की जरूरत पड़े, तो मेंबर वहाँ पे हाफ एन आवर डिस्कशन की मांग उठा सकता है। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन हमेशा सार्वजनिक मुद्दों पर आता है, एन अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के इशू पे ही वो आएगा। और आप कहेंगे कि एडजमेंट मोशन क्यों न ले लिया जाए? एडजमेंट में स्वाभाविक रूप में सरकार की आलोचना होती है, निंदा होती है। इससे सरकार एडजमेंट मोशन के बजाय शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन को ज़्यादा आसानी से स्वीकार कर लेती है। अब जरा देखें कि क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात आप देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जो बात की गई है कि डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमिटीज बिगेन इन द हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट। आप ये बात, हम बार बार ये बात जानते हैं, कैसे बेसिक एक फैक्ट हमने चेंज कर दिया। डिपार्टमेंटल विभागीय समितियां शुरू हुई 1993 से, लेकिन अब हमने 1993 के बजाय हमने आपसे ये पूछ लिया किस लोकसभा शुरू हुई। आंसर देखने में बड़ा सिंपल सा है, तो ये सीधा इन्फॉर्मेटिव सवाल है, आंसर इसमें होगा ए। ये 10th लोकसभा से हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी चीज़ शुरू हुई जो अमेरिका से हमने लिया, और इस समय 24 डिपार्टमेंटल कमेटीज़ काम कर रही हैं, और 24 डिपार्टमेंटल कमेटीज़ बड़े महत्व की हैं और प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका इम्पोर्टेंस है। अब जरा हम देखें क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात देखिए। अब यहाँ पे दिया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेप्यूटी स्पीकर। तो मूल मुद्दा कहाँ पे है? लोकसभा का जो डेप्यूटी स्पीकर होता है उसमें करेक्ट आंसर क्या है? सीक्वेंस का मतलब आंसर क्या है कि डेप्यूटी स्पीकर इज चोजन बाय द हाउस, करेक्ट है, वो हाउस के द्वारा चूज होता है। ऑफिस ऑफ डेप्यूटी स्पीकर ऑलवेज हेल्ड बाय मेंबर बिलोंगिंग टू अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा। द प्रॉब्लम इज ऑलवेज। अगर यहाँ ऑलवेज न लिखा होता तो ऑप्शन सही होता। इसलिए कि सिविल सेवा के अब क्वेश्चंस को देखेंगे तो ऐसा नहीं बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं होता, बड़ा बेसिक और फंडामेंटल सवाल होता है, और ना वो ढूंढने वाले सवाल होते हैं। तो अगर ऑलवेज आप हटा देते तो आंसर के ऑफिस ऑफ डेप्यूटी स्पीकर हेल्ड बाय ए मेंबर बिलोंगिंग टू अपोजिशन पार्टी, ये सही रहा है, ऑलवेज नहीं रहा है। इट्स नॉट ऑलवेज,
क्यों ऑलवेज? क्योंकि पहली बार 1977 में परंपरा जनता पार्टी ने शुरू की थी और हमें डिप्टी स्पीकर की बात इसलिए ला रहे हैं कि अभी तो आप देखेंगे 17th लोकसभा, प्रेजेंट लोकसभा में 1 साल सरकार के हो गए, डिप्टी स्पीकर का अपॉइंटमेंट हुआ ही नहीं। इसका मतलब है न तो कॉन्स्टिट्यूशन में न रूल्स ऑफ लोकसभा में ऐसा प्रोविज़न है कि उसका अपॉइंटमेंट कोई निश्चित समय नहीं है। और आप देखें कई बार प्रीलिम्स के सवाल रूल्स ऑफ लोकसभा से आ जाते हैं। जैसे प्रोटेम स्पीकर हमने अभी पिछली बार बताया, तो प्रोटेम स्पीकर का उल्लेख कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। दैट इज़ पार्ट ऑफ रूल्स ऑफ लोकसभा, रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ लोकसभा एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। तो प्रोटेम स्पीकर की बात तो वहाँ दी गई, संविधान में कहीं प्रोटेम स्पीकर का उल्लेख ही नहीं है। ठीक वैसे ही डिप्टी स्पीकर अपोजिशन से आएगा, ये न तो रूल्स में लिखा गया है लोकसभा के और न ही कॉन्स्टिट्यूशन में है। कॉन्स्टिट्यूशन को एक लाइन लिख देता है कि स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा शैल बी चोजन बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इतनी बात लिख दी गई है। तो आप कहेंगे फिर ये परंपरा, ये कहाँ से आई परंपरा? और जब हम कन्वेंशन की बात करेंगे तो इसका मतलब इट इज़ रिटन नो वेयर ईदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इन द पार्लियामेंट्री स्टैचू, वो कहीं लिखा नहीं गया है। वो बाकायदा परंपराओं की बात है कि डिप्टी स्पीकर अपोजिशन पार्टी से आएगा, ये परंपरा की बात है। और आप देखेंगे ऐसा हुआ 1977 पहली बार जनता पार्टी गवर्नमेंट आई, तो आप जानते हैं जनता पार्टी गवर्नमेंट ने ये अपोजिशन को दिया डिप्टी स्पीकर का लोकसभा में पद, जिससे कि पार्लियामेंट तो सभी पार्टी को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन इंदिरा गांधी फिर बाद में 80s में आई तो उन्होंने ये प्रोविज़न बंद कर दिया। 89 में बीपी सिंह आए, फिर उन्होंने अपोजिशन को दिया। तो संयोग की बात है, जब जब गैर कांग्रेसी सरकारें आई ये प्रथा उन्होंने ज़्यादा शुरू की। लेकिन अभी बीजेपी सरकार है, बीजेपी का बहुमत है लोकसभा में, तो बीजेपी ने फिलहाल तो भी ये पद किसी को दिया ही नहीं है। और कहा जाता है कि वो आंध्र प्रदेश यानी जगन रेड्डी को पद दिया जाने वाला है, लेकिन उसका प्रीलिम्स हमारा कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट बिकॉज ऑफ ऑलवेज, और इसका मतलब ऑप्शन सी सही है, तो आंसर होगा ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। अब जरा हम देखें अगला क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें है पार्लियामेंट इज इंटाइटल टू क्रिएट अ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज अंडर आर्टिकल 312 विच रिक्वायर्स। तो आप जानते हैं कि 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज की स्थापना होती है और ये करती है, शुरुआत करती है काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा। इसे ऑप्शन दिया है कि लोकसभा, आप याद रखिए शुरुआत राज्यसभा करेगी, उसके बाद पार्लियामेंट एक्ट बनाती है नई ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए। एक्ट बनाएगी पार्लियामेंट, बिगिनिंग होगी राज्यसभा से, काउंसिल ऑफ स्टेट से। लेकिन सवाल ये है कि मोशन होगा या रेजोल्यूशन। अब यहाँ पे मामला फंस गया कि विच रिक्वायर्स मोशन इन काउंसिल ऑफ स्टेट और रेजोल्यूशन। तो रिमेंबर दैट इज रेजोल्यूशन फॉर 249 रेजोल्यूशन। अगर राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर फॉर नेशनल इंटरेस्ट में कोई अगर हमें कानून बनाना है तो देन वी रिक्वायर रेजोल्यूशन। अगर हमें जज को हटाना है, प्रेसिडेंट को हटाना है, देन वी रिक्वायर मोशन। तो आप देखें थोड़ा सा हमने टिपिकल अंतर कर दिया कि ये तो आपको पता ही होगा राज्यसभा से आता है, लेकिन मोशन है कि रेजोल्यूशन है। तो दैट इज रेजोल्यूशन नॉट अ मोशन। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अब जरा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप विचार करो। लेट्स सी कि फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस व्हाइल द पैसेज ऑफ बिल ड्यूरिंग द सेकेंड रीडिंग इन द हाउस। अब जब भी किसी बुक में पढ़ोगे सेकेंड रीडिंग का मतलब ये होता है कि फिर वो मामला बन जाएगा। तो सामान्यतः हमारा जो ध्यान जाएगा कि वो हो सकता है कि आप ये माने कि सेलेक्ट कमेटी, ज्वाइंट कमेटी, देन क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब भी सेकेंड रीडिंग चलता है, फर्स्ट रीडिंग सेकेंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकेंड रीडिंग में आंसर ये ऑप्शन ये सही होगा, क्योंकि सेकेंड रीडिंग में कोई भी इशू पहले डिपार्टमेंटल कमेटीज के पास ही जाता है। वास्तविकता ये है कि कहा जाता है कि आजकल तो कोई बिल अगर आए तो पहले उसे डिपार्टमेंटल कमेटीज में ही भेजा जाता है, उसके लिए हाउस की परमिशन की जरूरत नहीं है। वो इसे जब हमने डिपार्टमेंटल कमेटीज लिख दिया तो सीक्वेंस में हमेशा डिपार्टमेंटल कमेटीज पहले आएगा। अदरवाइज अदरवाइज हम ये मान के चलते हैं कि डिपार्टमेंटल कमेटीज में चूंकि बिल जाता ही है, तो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं कि फिर वो उस पर डिस्कशन होगा, पहले नॉर्मल डिस्कशन होगा, उसके बाद फिर सेलेक्ट या ज्वाइंट कमेटी को दिया जाएगा। सेलेक्ट कमेटी का मतलब है व्हेन द कमेटी इज मेड बाय when a committee is constituted by the member of a single house either in Lok Sabha और राज्यसभा, that is select। और जब दोनों सदनों से मेंबर लिए जाएं दैट इज ज्वाइंट कमेटी, कि लोकसभा राज्यसभा दोनों को मिलाकर बना जाए ज्वाइंट।
तो सामान्यतः हमें लगता है कि पहले जनरल डिस्कशन होगा, फिर कमेटी के पास जाएगी, फिर क्लॉज बाय क्लॉज होगा। लेकिन अगर डिपार्टमेंटल लिखा जा रहा है तो निश्चित तौर पर पहले डिपार्टमेंटल ही आएगा, क्योंकि डिपार्टमेंटल 93 में जो बनी उसका काम ही ये है कि मंत्रालय के द्वारा दिए गए बिल की जांच करना, मिनिस्ट्रीज़ की रिपोर्ट को इंक्वायरी करना और अनुदान की मांग की जांच करना, मिनिस्ट्रीज़ के डिमांड फॉर ग्रांट्स की जांच करना। तो दैट इज़ ऑप्शन ए। अब आप देखो कि ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, क्योंकि डिपार्टमेंटल पहले आएगा, उसके बाद ज्वाइंट कमेटी, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन सब उसके बाद आएंगे। और यहाँ पे थोड़ा हमने चेंज कर दिया है कि डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमेटी सेलेक्ट ज्वाइंट, उसके बाद वोटिंग। तो क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन न लिख के हमने सीधा वोटिंग कर दिया है, इसलिए करेक्शन सही नहीं होगा। तो एकदम प्रीलिम्स में एक बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। अब जरा देखें कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, रेजोल्यूशन रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ स्पीकर रिक्वायर्स। अब जरा ध्यान दीजिए कि जब स्पीकर को हटाना होता है तो प्रस्ताव लाया जाता है। सामान्यतः वी नो दैट 14 डेज प्रिस्क्रिप्शन फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। स्पीकर को हटाना है, 14 दिन की नोटिस देनी पड़ती है, यानी लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को हम 14 डेज नोटिस देंगे। लेकिन सवाल ये होता है कि फिर तो हम ओम बिरला कोई भी जाके नोटिस दिया है भाई हटा देंगे इनको। लेकिन बात ध्यान में रखने की, 14 दिन वाली बात तो सबको पता होती है, उसके बाद शायद आपने बात कम सुनी होगी। उसके बाद आखिर में क्या किसी स्पीकर को हटाने के लिए क्या 14 दिन की नोटिस मात्र देकर प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो हमारे फिर लोकसभा रूल्स में जाना पड़ेगा, संविधान में नहीं लिखा गया ऐसा। कॉन्स्टिट्यूशन में 14 डेज वाली बात लिख दी गई है, लेकिन लोकसभा रूल्स में लिखा गया है अगर हम स्पीकर को हटाना चाहते हैं तो नॉट लेस देन 50 मेंबर्स। स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा तभी होगी जब 50 मेंबर लोकसभा में अपने जगह पे खड़े हों और वो कहें यस वी आर सपोर्टिंग द रेजोल्यूशन। और उससे ज़्यादा, उससे कम मेंबर हैं तो स्वाभाविक रूप में इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। और आप जानते हैं कि सामान्यतः लोकसभा में चूंकि बहुमत ही सत्ता पक्ष होता है, इसलिए स्पीकर को हटाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन 50 मेंबर की जो बात लिखी गई है दैट इज रिटन इन द रूल्स ऑफ लोकसभा, नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन इसमें होगा ए। फिर आप देखेंगे कि अब हम अगले प्रश्न की बात करें तो 8वां है, स्पीकर शैल बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस। तो अब जो ध्यान देने की बात है कि कैसे मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, तो यहाँ पे जो ध्यान देने की बात है, जब हम स्ट्रेंथ ऑफ हाउस की बात करते हैं यानी सदन की कुल सदस्य संख्या, स्ट्रेंथ ऑफ हाउस का मतलब सीधा लोकसभा का 543, राज्यसभा का 245, इसका जो 50% प्लस 1 स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस होगा, तो आप इसका 272 हो जाएगा। दैट इज ए मेजॉरिटी ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाउस का मतलब क्या होगा 272। जो बात ध्यान में स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, अब प्रीलिम्स में इसी बारीक चीज़ों को आप ध्यान में रख के पढ़ेंगे, व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। और दूसरा शब्द का प्रयोग है कि मेजॉरिटी ऑफ देन मेंबर्स प्रेजेंट इन हाउस। तो देन मेंबर का मतलब होता तत्कालीन सदस्य, देन मेंबर्स का मतलब है तत्कालीन सदस्य, देन मेंबर्स का मतलब है स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस माइनस वैकेंसी। जो बात बहुत ध्यान में रखने की है, माइनस वैकेंसी, अनुपस्थिति, अब्सेंस नहीं। स्ट्रेंथ ऑफ हाउस माइनस वैकेंसी इज इक्वल टू देन मेंबर्स। अब मान लीजिए कि स्ट्रेंथ ऑफ हाउस 545 है, वैकेंसी कौन है, अब्सेंस नहीं है। अब वैकेंसी कौन है, मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, किसी ने रिजाइन कर दिया, वो सीट खाली है, अब्सेंट नहीं है। तो मान लीजिए कि 4-5 सीट अगर खाली है तो देन मेजॉरिटी ऑफ देन मेंबर्स का मतलब है कि 538 सीट्स है या 538 सीट लोकसभा में है, तो 538 की मेजॉरिटी चाहिए। स्पीकर को हटाने के लिए ये आपको चाहिए, इसको कहते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी, प्रभावी बहुमत। तो देन मेंबर्स ऑफ हाउस का मतलब है इफेक्टिव मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए हटाने के लिए। तो ऑप्शन सही है बी, और संविधान में लिखा गया है ऐसा कि देन मेंबर्स ऑफ हाउस, इफेक्टिव मेजॉरिटी नहीं लिखा गया है। और प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब हमेशा समझिए, प्रेजेंट मेंबर्स का मतलब है कोरम से ज़्यादा होना चाहिए, और प्रेजेंट का मतलब स्ट्रेंथ माइनस अब्सेंस,
दैट इज अ प्रेजेंट। स्ट्रेंथ ऑफ हाउस का मतलब क्या है आप देखेंगे हमेशा ध्यान, तो प्रेजेंट मेंबर का मतलब अलग होता है। प्रेजेंट का मतलब क्या है कि जब हम कहते हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो प्रेजेंट मेंबर का मतलब होता है कि स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, सदन की कुल सदस्य संख्या माइनस, दैट इज माइनस अब्सेंस, अनुपस्थित संख्या, दैट इज अ प्रेजेंट मेंबर। तो आप जानते हैं कि प्रेजेंट तो हमेशा कोरम ज्यादा होना चाहिए। एंड व्हाट इज कोरम? 1/10 ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ऑलवेज रिमेंबर इन प्रीलिम्स, ऑलवेज कीप स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, प्रेजेंट ऑफ द हाउस। दीज बेसिक टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसीलिए ये है प्रेजेंट का मतलब हो गया स्ट्रेंथ माइनस अब्सेंस, अनुपस्थिति। और सदन में तो 100 लोग अनुपस्थित होते हैं, तो जो बहुमत में है अपना 54 ज़्यादा होने चाहिए, स्ट्रेंथ हाफ से ज़्यादा, तो 54-55 ज़्यादा कुछ भी 100-200-300 उनका आधे से ज़्यादा। तो आंसर होगा बी। अब जरा देखें, अब हम अगले क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि पर्सन लुकिंग फॉर इलेक्शंस इन द हाउस ऑफ पीपल रिक्वायर्स, क्या क्या चाहिए उसको। तो आप क्या देखिए, पर्सन कैन कॉन्टेस्ट ओनली फ्रॉम 2 लोकसभा सीट, दैट इज द करेक्ट। लोकसभा में, विधानसभा में 2 से ज़्यादा सीटों पे हम चुनाव नहीं लड़ सकते। तो आप पूछेंगे इट इज वेदर इट इज रिटन द कॉन्स्टिट्यूशन, नो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, आप याद रखो कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा बहुत सारे सवाल एक्ट से आ जाते हैं, लोकसभा रूल से आ जाते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में है पर्सन कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन फ्रॉम द मल्टीपल सीट्स, नो। अब 2 से होते हैं तो मल्टीपल सीट से हो ही नहीं सकते। दूसरी है पर्सन कन्विक्टेड फॉर लेस देन 2 ईयर्स, कीटर, नॉट लेस देन 2 ईयर्स, मोर देन 2 ईयर्स। तो ये भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में है, इफ दे आर कन्विक्टेड फॉर मोर देन 2 ईयर दे आर डिस्क्वालिफाइड फॉर द कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन, कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते। और पर्सन इज नॉट रेजिडेंट ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी, रेजिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। यू नो दैट मोदी इज रेजिडेंट ऑफ बड़ोदरा, यानी रेजिडेंट के बजाय इलेक्टोरल लिस्ट में नाम होना चाहिए। अगर हम लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो इलेक्टोरल लिस्ट में हमारा नाम है, अदरवाइज हम देश के किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ जाएं। तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं, करेक्ट ऑप्शन इज 1। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो अभी हम 10 क्वेश्चन को देखेंगे। मेंबर्स ऑफ लोकसभा कैन बी सस्पेंडेड, अगेन सस्पेंडेड। आप याद रखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपल्सन एंड सस्पेंशन। वैकेंसी एंड सस्पेंस, सीट वैकेंट हो जाना अलग है। सीट वैकेंट का मतलब होता है किसी ने रिजाइन कर दिया, और सीट वैकेंट तब होता है, अब मान लो कोई 2 हाउस का मेंबर है, एक हाउस उसने छोड़ दिया, सीट वैकेंट हो गई। वैकेंट तब होता है जब व्यक्ति ने खुद छोड़ा सीट, दैट इज वैकेंसी। दूसरा एक्सपल्सन, एक्सपल्सन तो हमारे यहाँ कहीं भी नहीं है। हाउ द मेंबर ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सपल्ड, एक्सपल्सन तो कहीं है ही नहीं, निष्कासित होना, एक रिक्त होना, दूसरा निष्कासित होना। एक्सपल्सन कहीं है ही नहीं है, ना रूल्स, लोकसभा रूल्स में, ना कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है, आप देखेंगे कि सोमनाथ चटर्जी जी ने कई सांसदों को एक्सपेल्ड कर दिया था। एक्सपल्सन का मतलब होता है अब वो लोकसभा के मेंबर नहीं है, न उसको पेंशन, न सॉरी, न वेतन भत्ता, सैलरी वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगी उसको, और वो उस लोकसभा में कभी भी बैठक में भागीदारी नहीं करेगा। और अगर लोकसभा में आना है तो उसे दूसरा चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसे द टर्म एक्सपल्सन इज रियरली यूज्ड इन द हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, लेकिन इसका यूज हुआ है। और जो सस्पेंशन अलग है, सस्पेंशन अब निलंबित होना, निष्कासित होना एक्सपल्सन, निलंबित होना सस्पेंशन। तो सस्पेंशन का मतलब है अगर किसी लोकसभा मेंबर को हम किसी बैठक में पार्टिसिपेशन से, मीटिंग से रोक दें, मीटिंग में आने से रोक दें, सेशन में आने से रोक दें, दैट इज सस्पेंशन, दैट इज सस्पेंशन। अदरवाइज वो, उसको वेतन मिलेगा, सब कुछ वो वेतन मिलेगा, पार्लियामेंट्री कमेटीज में भी जाएगा, लेकिन उसको हम सस्पेंशन का मतलब एक सेशन के लिए, 2 सेशन के लिए। और लोकसभा रूल्स में 373 इज अ प्रोविजन विच इवन गिव स्पीकर पावर, स्पीकर टू सस्पेंड एनी मेंबर इफ दे आर डिस्टर्बिंग, इफ दे आर क्रिएटिंग ऑब्स्टिकल इन द फंक्शनिंग ऑफ हाउस। अगर वो सदन के कार्य संचालन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, स्पीकर उनको निलंबित कर सकता है। रूल 373, दैट इज अगेन रूल्स ऑफ लोकसभा। कॉन्स्टिट्यूशन में सस्पेंशन की बात नहीं है, एक्सपल्सन की बात रूल्स में, कॉन्स्टिट्यूशन में है। वैकेंसी की बात केवल कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो लोकसभा रूल्स में नहीं है। तो आप देखेंगे कई बार ऐसा ऑप्शन होता है कि चारों ऑप्शन गलत है,
तो हमारा ट्रिक क्या होगा, जो लीस्ट गलत है, जो लीस्ट रॉन्ग है उसको हम प्रेफर करते हैं। कई बार 4 और 4 सही है, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है उसको हम टिक करते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉर्पोरेट्स द प्रोविजन ऑफ सस्पेंशन, नो, हमने बता दिया रूल्स में है, लोकसभा रूल्स में। दूसरा, प्रोविजन ऑफ द सस्पेंशन मेंशन द लोकसभा रूल्स, करेक्ट, यही हमने बता दिया आपको। दूसरा, सस्पेंशन इज मेंशन नो वेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही बात है कि ये गलत है, सॉरी, सस्पेंशन मेंशन नो वेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या है, सही है भाई, संविधान में तो लिखा नहीं गया है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब दोनों बातें उल्टा सीधा कर दी गई हैं, ये भी सही है। इट इज द सोल प्रेरोगेटिव ऑफ स्पीकर, हाँ स्पीकर इसको करेगा, ये भी सही है। अब देखेंगे 3 ऑप्शन सही हो जा रहे हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है कि प्रोविजन ऑफ सस्पेंशन मेंशन इन द रूल्स ऑफ लोकसभा, तो आंसर क्या मान लेंगे, बी है, तीनों सही। अगर मान लो हमारे पास ये ऑप्शन होता कि 1 2 3 4, तो हम कर देते 2 3 4, 3 आर करेक्ट। एक ऑप्शन की बात आएगी तो हम कहेंगे बी। आज के लिए प्रीलिम्स के पहली श्रृंखला में इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश मिश्रा, राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का एक नया बैच ला रहे हैं 7 अगस्त से, जो लाइव होगा। और ये क्लासेस लाइव होने के साथ साथ आपको बैकअप में भी मिलेंगी, जिससे आपको पढ़ने में कोई असुविधा नहीं होगी। और साथ साथ ही हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म को देखेंगे। और इसके पहले भी जिन लोगों ने क्लासेस की हुई है, जो उनके डाउट्स हैं वो हम उनको अलग से लेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत के डाउट, इसके पहले के भी डाउट हम आपको साथ साथ हल कराते जाएंगे, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिल सके और आपको पढ़ने में सहायता हो।